एक गैरेज में लोग्ड कार, अंदर दो यंग बॉडीज सेमी न्यूड मिस्ट्री कंडीशन में। पुलिस आई, रिपोर्ट लिखी और केस क्लोज कर दिया। पर सवाल ये है, क्या ये सच में सुसाइड था या एक ऐसी कहानी जिसमें पॉलिटिक्स, पावर और लस्ट ने मिलकर सच को दबा दिया। शिल्पी जैन एक 23 साल की खूबसूरत लड़की जो पटना में फैशन और मोल्डिंग वर्ल्ड की एक पहचान बन चुकी थी। उन्होंने मिस पटना का क्राउन जीता था और एक सक्सेसफुल करियर के सपने देखती थी। दूसरी तरफ थे गौतम सिंह, एक यंग लड़का जिसका पॉलिटिकल और बिजनेस बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। गौतम के पिता डॉक्टर BN सिंह लंदन में एक बहुत बड़े डॉक्टर थे। उनका सीधा कनेक्शन RJD के नेता यानी राष्ट्रीय जनता दल के नेता लालू प्रसाद यादव से था। गौतम अपनी फैमिली के साथ लंदन में नहीं रहते थे क्योंकि उन्हें बिहार में रहकर पॉलिटिक्स करने का शौक था। 1996 में जो वोटर स्कैम हुआ उसने बिहार की पॉलिटिक्स को पूरे तरीके से बदल दिया। लालू प्रसाद यादव जेल गए और कुर्सी संभाली उनकी वाइफ राबड़ी देवी ने। अब सारी की सारी पावर और कंट्रोल राबड़ी देवी यानी बिहार की CM और दूसरी तरफ उनके भाई साधु यादव के हाथ में आ गई थी। साधु यादव उस वक्त RJD के एक पावरफुल MLA थे। वहीं दूसरी तरफ गौतम और शिल्पी की मुलाकात एक सोशल सर्कल में हुई और उनकी दोस्ती हो गई। ऐसे ही एक फंक्शन में गौतम ने शिल्पी की मुलाकात अपनी पार्टी के बड़े नेताओं और साधु यादव से कराई। धीरे धीरे गौतम और शिल्पी की दोस्ती प्यार में बदल गई। उस समय साधु यादव सिर्फ एक विधायक नहीं थे, कहने को तो CM राबड़ी देवी थी, बस नाम की CM थी। सारा का सारा कंट्रोल साधु यादव के हाथ में था। साधु यादव और गौतम ने मिलकर पटना के फ्रेजर रोड पर सिल्वर ओक नाम से एक रेस्टोरेंट शुरू किया था, जिसके चलते उनकी दोस्ती और रिश्ता काफ़ी गहरा हो गया था। 2 जुलाई 1999 शिल्पी एक वाइट कलर की कुर्ती पहनकर एक रिक्शा में बैठकर अपने कंप्यूटर क्लासेस के लिए निकलती है। थोड़ी दूर जाते ही एक लड़का गाड़ी लेकर उसकी रिक्शा के सामने आता है और शिल्पी से पूछता है कि वह कहाँ जा रही है। जवाब में शिल्पी उसे कहती है कि वह कंप्यूटर क्लासेस के लिए जा रही है। फिर वो लड़का उसे लिफ्ट देने के लिए ऑफर करता है, जिसे शिल्पी एक्सेप्ट कर लेती है क्योंकि ये लड़का गौतम का एक क्लोज फ्रेंड था जिसे शिल्पी भी जानती थी और ये लोग पहले कई बार मिल चुके थे। दोनों कंप्यूटर क्लासेस की तरफ कुछ दूर जाते हैं, पर आगे जाकर वो लड़का गाड़ी को किसी और रास्ते पर मोड़ लेता है। शिल्पी को जब डाउट होता है तो वो उससे पूछती है कि हम कहाँ जा रहे हैं, तो वह बोलता है कि अभी हम फुलवारी शरीफ जाएंगे क्योंकि वहां पर वाल्मी गेस्ट हाउस के अंदर गौतम रुका हुआ है और गौतम तुमसे मिलना चाहता है। फुलवारी शरीफ पटना से जुड़ा एक शहर है जो कि 90s में काफी सुनसान हुआ करता था, लेकिन अब यहाँ पर काफी अच्छी आबादी है। पहले तो शिल्पी उस लड़के की बात सुनकर हिचकिचाती है, पर यह जानकर कि गौतम गेस्ट हाउस में रुका हुआ है वो कोई सवाल नहीं करती। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये थी कि गौतम उस समय गेस्ट हाउस में था ही नहीं, बल्कि वो कहीं और था। कुछ समय बाद गौतम को ये खबर मिलती है कि एक लड़का शिल्पी को उसका दोस्त बताकर वाल्मी गेस्ट हाउस में लेकर जा रहा है। ये सुनकर वो परेशान हो जाता है और अपनी मारुति जैन कार में उस ओर बढ़ने लगता है। गौतम पॉलिटिक्स को काफी करीब से जानता था, इसलिए उसके डर का कारण यह था कि वाल्मी गेस्ट हाउस उस समय अय्याशी का अड्डा हुआ करता था। बहुत सारे पॉलिटिशियंस वहां नशे में धुत रहते थे और A to Z सारे गलत काम करते थे। ऐसे में जब गौतम वहां पहुंचता है तो वह शिल्पी को ढूंढने की कोशिश करता है। फिर उसे पता लगता है कि शिल्पी एक कमरे में बंद है और उसे कई नशे में धुत लोगों ने घेरा हुआ है। वो सबसे ज्यादा हैरान ये देखकर हो जाता है कि वो सारे के सारे नशे में धुत लोग कोई और नहीं बल्कि गौतम की ही पार्टी के, उसकी पहचान के लोग थे। गौतम उन्हें समझाकर शिल्पी से दूर हटने के लिए कहता है, पर नशे में धुत और हवस के भूखे वो दरिंदे कहाँ समझने वाले थे। खुद पर गौतम को हावी देखकर वो उससे ही बदतमीजी करने लगते हैं और जब वह उनकी एक नहीं सुनता तो बात हाथापाई पर पहुंच जाती है। ऐसे में सारे मिलकर एक अकेले गौतम को बहुत ज्यादा मारते हैं। उसके बाद वो दरिंदे एक एक करके शिल्पी को फिजिकली मोलेस्ट करते हैं। हैवानियत की हद तब खत्म होती है जब उन दोनों को बचाव करते देख वो उन दोनों का गला दबाकर उन्हें जान से मार डालते हैं। उन्हें जान से मारने के बाद वो दोनों की लाश को गौतम की ही कार की डिग्गी में डाल देते हैं और रातों रात कार पटना के फ्रेजर रोड पर एक MLA क्वार्टर की गराज में लाकर खड़ी कर दी जाती है। दूसरी तरफ जब शिल्पी शाम तक घर नहीं आती तो उसके फैमिली वाले उसके दोस्तों और रिलेटिव्स को कॉल करके पूछने लगते हैं और यहाँ तक कि उसे ढूंढने के लिए बहुत सारे लोग भी लगाए जाते हैं। पर जब वो नहीं मिलती तो शिल्पी के पिता FIR दर्ज करवाते हैं, जिसके थोड़ी देर बाद ये पता चलता है कि गौतम भी गायब है।
3 जुलाई की रात 9 बजे पुलिस की एक टीम पटना के फ्रेजर रोड के एमएलए क्वार्टर के बंगला नंबर 112 के गराज पर पहुंचती है, जहां उन्हें गौतम की वही कार मिलती है जिसके अंदर दोनों की डेड बॉडीज होती है। जब बॉडीज मिली तो उन्हें देखकर पुलिस समझ गई कि इनके साथ क्या दरिंदगी हुई है, क्योंकि शिल्पी के शरीर पर सिर्फ गौतम की एक टी शर्ट थी और गौतम की बॉडी पर तो एक भी कपड़ा नहीं था, जिससे साफ पता लग रहा था कि दोनों के साथ क्या हुआ है। वहीं दोनों की बॉडीज पर जूतों से पिटाई के भी निशान थे। तभी वहां अचानक साधु यादव पहुंच जाता है और बहुत ज्यादा हंगामा करने लगता है। साधु यादव के हंगामे के बीच पुलिस जल्दबाजी में उनकी डेड बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए पीएमसीएच भेज देती है। वैसे तो इस देश की पुलिस हर काम को धीरे धीरे करने में माहिर है, लेकिन इस केस के अंदर बहुत ज़्यादा फुर्ती दिखाई गई। तरीके से गौतम की गाड़ी को एक क्रेन से लेके जाना चाहिए था पुलिस स्टेशन, लेकिन पुलिस कांस्टेबल खुद ही उस गाड़ी को चलाकर पुलिस स्टेशन लेकर जाता है, जिससे गौतम की गाड़ी के स्टीयरिंग पर जो दोषी के निशान मिल सकते थे वो मिट जाते हैं। पुलिस गाड़ी से कोई भी सबूत इकट्ठा नहीं करती और ऑटोप्सी रिपोर्ट के आने से पहले ही ये डिक्लेयर कर देती है कि दोनों की मौत कार्बन मोनोऑक्साइड गैस की वजह से दम घुटने से हुई है। इस केस में एक और हैरान करने वाली बात होती है कि अभी गौतम की फैमिली जो लंदन में ही थी, जिन्हें उसकी मौत की खबर तक नहीं थी, इसके बावजूद भी गौतम सिंह का अंतिम संस्कार बिना उसकी फैमिली से पूछे, बिना उन्हें बताए आधी रात को ही पटना पुलिस के द्वारा करा दिया जाता है, जिसमें गौतम की फैमिली का एक भी रिलेटिव शामिल नहीं था। और अगली ही सुबह शिल्पी का भी अंतिम संस्कार जल्दबाजी में उसके परिवार पर दबाव बनाकर करा दिया जाता है। इन सब के बाद जब ऑटोप्सी रिपोर्ट आई तो उसमें मौत का कारण क्लियर नहीं किया गया, लेकिन सब ये अनुमान लगाते हैं कि इन दोनों ने जहर खाकर ऐसा किया होगा। और वहीं पटना पुलिस भी अपने बयान से मुकर जाती है और कहती है कि इन्होंने जहर खाकर ही सुसाइड किया है। दूसरी तरफ अफरा तफरी में लोगों को कहीं से ये पता लग जाता है कि शिल्पी के साथ उस रात क्या हुआ था और पुलिस की तरफ लोगों का गुस्सा बढ़ने लग जाता है। वहीं अपोजिशन पार्टी इस बात का फायदा उठाकर राबड़ी देवी की सरकार को घेर लेती है और कहती है कि रूलिंग पार्टी और पटना पुलिस साधु यादव को बचाने के लिए ऐसा कर रही है, क्योंकि ये सब उसी ने कराया है। धीरे धीरे मामला और गर्मा जाता है जब लोग सीबीआई से जांच की मांग करने लगते हैं। शुरू में इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता, लेकिन 2 महीने बाद बहुत ज्यादा दबाव आने की वजह से राबड़ी देवी सीबीआई जांच के लिए मान जाती है और फिर शुरू होता है इन्वेस्टिगेशन का नया पहलू। सीबीआई शुरू से इस केस को समझने में लग जाती है और शिल्पी के वजाइनल फ्लूइड को हैदराबाद के फोरेंसिक लैब में भेजती है। कुछ टाइम बाद जब रिपोर्ट्स आती है तब पता लगता है कि शिल्पी के साथ एक से ज्यादा लोगों ने हैवानियत की थी। इसके बाद जैसा कि अपोजिशन पार्टी का दावा था कि इसके अंदर साधु यादव भी शामिल है, तो सीबीआई कायदे से साधु यादव से उसके ब्लड सैंपल मांगती है, पर साधु यादव सीबीआई जांच से साफ मना कर देता है। हद तो तब हो जाती है कि जब सीबीआई उससे ब्लड सैंपल के लिए कोई दबाव नहीं बनाती। अगर सीबीआई वास्तव में चाहती तो उसे कोर्ट में ले जाकर ब्लड सैंपल देने के लिए मजबूर कर सकती थी, लेकिन सीबीआई ऐसा कोई कड़ा कदम नहीं उठाती। और ऐसे ही 4 साल इन्वेस्टिगेशन में खराब करने के बाद सीबीआई 2003 में ये रिपोर्ट लेके आती है कि उन्हें इन्वेस्टिगेशन में कुछ भी सस्पिशियस नहीं मिला है, बल्कि ये साफ है कि शिल्पी और गौतम ने सुसाइड ही किया है। मतलब जो बात पटना पुलिस ने 4 साल पहले बिना इन्वेस्टिगेशन के कह दी थी, वही बात सीबीआई 4 साल की कड़ी इन्वेस्टिगेशन के बाद कहती है। फिर ये सवाल उठने लगता है कि जो शिल्पी के वजाइनल फ्लूइड से एक से ज्यादा सीमन होने की रिपोर्ट आई थी उसका क्या। तब सीबीआई एक बेतुका जवाब देकर लोगों को चुप कराने की कोशिश करती है कि वो सीमन नहीं था, बल्कि अलग अलग लोगों का पसीना था। हालांकि शिल्पी की फैमिली ने इस पूरी इन्वेस्टिगेशन को ये कहते हुए खारिज कर दिया कि सीबीआई ने पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से ऐसी रिपोर्ट बनाई है। दूसरी तरफ सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात ये और भी थी कि गौतम के फादर बीएन सिंह ही वो आदमी थे जिन्होंने लालू यादव के चारा घोटाले के काले धन को स्विस बैंक तक पहुंचाने में सबसे ज्यादा मदद की थी। लालू यादव के इतने करीबी इंसान के बेटे की ऐसी मिस्टीरियस डेथ होने के बावजूद भी इस केस को कभी ठीक तरीके से सोल्व नहीं किया गया, और यहां तक कि गौतम की फैमिली ने भी कभी इंसाफ की कोई मांग तक नहीं की। है ना हैरान करने वाली बात।
वहीं दूसरी तरफ शिल्पी का परिवार न्याय पाने के लिए अपनी पूरी जान लगा देता है। शिल्पी का भाई प्रशांत तो 2006 में इस केस को सुप्रीम कोर्ट तक ले जाने की तैयारी में लग जाता है, लेकिन इसी बीच उसे घर से कुछ लोग किडनैप कर लेते हैं। हालांकि 2 दिन बाद उसे सही सलामत छोड़ दिया जाता है, पर किडनैपिंग के बाद वो कभी सुप्रीम कोर्ट जाने की मांग नहीं करता। ये केस आज 26 साल बाद भी बहुत सारे सवालों के साथ अनसोल्ड है। जैसे पहला, गौतम को कॉल करके किसने बताया कि शिल्पी कहाँ है? दूसरा, पुलिस एमएलए क्वार्टर के गराज तक कैसे पहुंची? तीसरा, पुलिस ने पोस्टमार्टम करने में इतनी जल्दबाजी क्यों दिखाई? चौथा, अगर उन दोनों ने सुसाइड किया था तो उनके शरीर पर कोई कपड़ा क्यों नहीं था? पांचवा, अगर ये सुसाइड था तो दोनों की बॉडी पर मारपीट और जूतों के निशान कैसे आए? छठा, साधु यादव ने डीएनए सैंपल क्यों नहीं दिया और उसके बाद भी सीबीआई ने उसके ऊपर कोई दबाव क्यों नहीं बनाया? सातवां, गौतम सिंह का अंतिम संस्कार बिना उसके परिवार को बताए बिना पूछे क्यों कर दिया गया? आठवां, सीबीआई पर आज तक ये आरोप है कि उन्होंने जानबूझकर एविडेंसेस को इग्नोर किया था। आज तक भी शिल्पी जैन और गौतम सिंह को जस्टिस नहीं मिला है। ऐसी और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना।